नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में महत्वपूर्ण जो सीईटी 2024 हाल ही में जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में पॉलिटी के लगभग 20 क्वेश्चन आए हैं इसमें से, और 20 क्वेश्चन 20 यानी आप तथ्यों सहित इसमें सॉल्यूशन में लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण इसका सही आंसर क्या रहेगा, जबरदस्त और शानदार तरीके से आप कौन से क्वेश्चन करके आगे उसके अकॉर्डिंग आपसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे, इसी क्लास बेस पर रहेंगे। तो देखते हैं महत्वपूर्ण जो पिछले यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो 20 क्वेश्चन पॉलिटी से आए उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया? यानी किस राज्य की विधानसभा ने यह पारित किया? तो मैं आपको बता दूं, यह झारखंड राज्य की विधानसभा ने पारित किया। एक दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया और उसके तहत 2022 में ये विधेयक, ये प्रस्ताव यानी विधेयक लाया गया। और आरक्षण की जो सीमा है यानी आरक्षण जो है राज्य में किसको, SC, ST, OBC और EWS चारों को ही बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान किया? 77% करने का। यानी इंडिया लेवल का क्वेश्चन यहां से पूछा गया करंट से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वाले यानी मतदान के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है? तो निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनना है। यानी सवाल सबसे पहला यह बनता है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी प्रस्ताव को यानी किसी मान लो कि विषय के संदर्भ में ये पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पर कानून है, संसद बना सकती है। तो ये अनुच्छेद तो रहेगा 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करके उस पर कानून बनाने की शक्तियां भारतीय संसद को दे सकती है, और भारतीय संसद इस पर 1 साल तक प्रावधान यानी अधिकार रहता है। आगे बढ़ाना है तो राज्यसभा और बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 312 में जो कोई भी मान लो कि जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को सर्जन और समाप्ति करने का अधिकार है, वो किसको है? राज्यसभा को। अनुच्छेद 360 में किस बात का दिया हुआ उल्लेख है? तो ये वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है, राष्ट्रपति द्वारा ये लागू यानी उद्घोषित किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 54 जो राष्ट्रपति से संबंधित है, यानी 52, 53, 54, 55, 56 यानी 59 तक राष्ट्रपति से संबंधित है इसमें। ठीक है, निर्वाचन जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसका उल्लेख 54 में दिया हुआ है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, देखो नीति आयोग पर विशेष सवाल पहली शिफ्ट में पूछे गए। नीति आयोग, योजना आयोग, अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से संदर्भित है, यानी जो सरकार है वर्तमान में उन्होंने अपने सारी बातें पूछने का प्रयास इसमें किया है। देखो, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो हमेशा ध्यान रखना प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री होगा वही अध्यक्ष होगा। लेकिन पहले उपाध्यक्ष पूछे तो कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया इसके उपाध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें अगला देखो, निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष से रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया? यानी मैं एक चीज बताऊं कि ये रेलवे का जो बजट है यानी रेलवे बजट प्लस आम बजट, तो सवाल ये पूछा गया है। और यहां से एक चीज याद रखना, 21 सितंबर 2016 को मंजूरी मिली और 1 फरवरी 2017 को यानी 1 फरवरी को अपने भारत का आम बजट आता है, और 2017 को जो बजट आया था उसमें रेलवे और आम बजट को यानी पूछा गया है कि शामिल कर दिया गया। तो कौन से आ जाएगा? वित्त वर्ष आएगा 2016-17। और मैं बता दूं आपको, 1924 से रेल बजट और आम बजट को अलग किया था, जिसे 2016 के बाद यानी पहली 21 सितंबर 2016 को ये मंजूरी मिलते हुए ये क्या कर दिया? वापस इसमें शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत का मतलब पद से हटाना का संबंध रखता है? तो यहाँ उत्तर तो हो जाएगा अनुच्छेद 75।
अनुच्छेद 75 में किस बात का उल्लेख है? तो यानी याद रखना, देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्री है, उन सभी की नियुक्ति का प्रावधान दे रखा है इसमें। अनुच्छेद कौन से में? 75 में। इसमें दे रखा है कि मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 15%। इसी में दे रखा है अनुच्छेद 75 के पहले भाग में, ये बात ध्यान रखना। इसी में दे रखा है कि कोई दल बदल का दोषी है ना, तो उसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद के मंत्रियों को शपथ, उनको 6 महीने, यानी किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, अगले 6 महीने में सदस्यता लेनी अनिवार्य। वेतन भत्ते सारे के सारे कौन से अनुच्छेद में? 75 में दिया हुआ है। 74 के अनुसार यह दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इस बात का उल्लेख है, ठीक है। ये मुख्य रूप से बात इसमें दी हुई है, ठीक है। ये चीज नोट करना। नेक्स्ट देखो, भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था? याद रखना, योजना आयोग का गठन है कांग्रेस सरकार यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में योजना आयोग का गठन कर लिया। फिर पंचवर्षीय योजना आई थी, आपको याद हो, 12 पंचवर्षीय योजनाएं 2017 तक आई, उसके बाद में नहीं आई थी। तो याद रखना 15 मार्च 1950 का। और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर ही किस नाम, यानी इसका नाम बदल दिया गया। बाकी पहले योजनाएं बनाने का काम था, अब नीतियां बनाने का काम है। तो 1 जनवरी 2015 योजना आयोग का नाम क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया गया है। और इसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने, ठीक है। तो याद करना, वर्तमान में मोदी जी है इसके अध्यक्ष। यहां से क्वेश्चन 100% अगले पारी में देखने को और मिलेगा, बहुत डिटेल से पढ़ लेना। कौन सा? नीति आयोग को। नेक्स्ट देखो, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मैं उत्तर यहां से बता दूं, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो खान अब्दुल गफ्फार का एक वक्तव्य याद रखना आपको, उन्होंने कहा था कि हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है और भेड़िए हमें नोच नोच के खाएंगे। यानी पाकिस्तान की तुलना भेड़ियों से करने वाला नेता कौन था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के प्रमुख नेता थे, ध्यान रखना, ठीक है। और बलूचिस्तान कौन सा क्षेत्र है? बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में आता है वर्तमान में, और उस समय केंद्र शासित प्रदेश था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? और उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ध्यान रखना। किसको बनाया है? तो रितु बहारी को बनाया गया है। करंट का क्वेश्चन है। राजस्थान के प्रथम मुख्य लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त बने थे ID दुआ। कौन है थे? याद रखना है। लोकायुक्त को थोड़ा सा ढंग, और एकमात्र याद रखना आपको, देखो एकमात्र उप लोकायुक्त, राजस्थान के एकमात्र उप लोकायुक्त KPU मेनन, जो राजस्थान के क्या रह चुके हैं? 1973 में उप लोकायुक्त बने थे। और एकमात्र राजस्थान के मुख्य सचिव जो उप लोकायुक्त के पद पर रहे, याद रखना, ध्यान रखना, एक ही बने ये व्यक्ति, ID दुआ, ये वर्तमान में है। और यहां से अगर 2023 का पूछे तो प्रताप कृष्ण लोहरा भी इसके लोकायुक्त के पद पर ये नियुक्त होने वाले व्यक्ति रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 या 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो ये इसमें सही हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत स्थापित होता है। और राजस्थान में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, मार्च 2000 में मानवाधिकार आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। यानी याद रखना, राजस्थान में 23 मार्च 2000 से, ठीक है। और वैसे अगर बात करें तो 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी हुई थी। और ये रूप से याद रखना, इसमें सदस्यों की मैं बात करूं तो शुरुआत में 1+4 सदस्यों का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान मानवाधिकार आयोग के अंदर दिया हुआ है। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति की जाती है
अध्यक्ष और सदस्यों के राज्यपाल के द्वारा, लेकिन राज्यपाल हटा नहीं सकता, राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है, हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। आगे देखो, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत अच्छे से आपको पता है कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल। कब बनी थी? 2004 को बनी थी, 2007 तक रही थी, 2007 में भारत की राष्ट्रपति बन गई थी। 3 ही राज्यपाल है, एक तो प्रभा राव, एक मार्गरेट अल्वा, ये भी याद रखना। देखो इनका कार्यकाल की बात करें, प्रभा राव 2010, मार्गरेट अल्वा 2012 से 14। कमला बेनीवाल क्या थी? तो राजस्थान की पहली मंत्री थी, ध्यान रखना, महिला मंत्री। और राजस्थान की क्या रह चुकी है? प्रथम उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। और ये ध्यान रखना, महिलाओं में प्रथम उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं कमला बेनीवाल। ये चीज नोट करना, हाल ही में इनका निधन हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल पूछा आपसे, ध्यान रखना कि विभिन्न स्रोतों से लिया हुआ है, क्योंकि हमने अलग अलग देशों के स्रोतों से लिया। 1935 एक्ट से लिया, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, इंग्लैंड से लिया, जापान से लिया, ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन से, या एक ही बात होगी, ठीक है, यूएस से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी से, यानी अलग अलग देशों से स्रोतों से लिया। सबसे लंबा 395 अनुच्छेद है, किसी भी देश के संविधान में इतने अनुच्छेद नहीं दिए हुए, ध्यान रखना। दोहरी नागरिकता, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। नागरिकता कैसी है? इकहरी या एकल नागरिकता है, ध्यान रखना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो मताधिकार का प्रयोग है सार्वभौमिक, यानी जिसकी आयु 18 वर्ष है वो सारे के सारे वोट दे सकते हैं, यानी भारत का नागरिक कहलाने योग्य है, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज नोट करना। दूसरी बात याद रखना, यहां से ये महत्वपूर्ण, इसके जो ये मैं कह दूं, यहां तो भारत की संविधान की मुख्य विशेषताएं पूछी गई है सीधी सीधी। किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटरफेरेंस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया? बहुत जबरदस्त सवाल पूछा गया, और ये पॉलिटी की अवधारणा यानी मुख्य चीजों से संबंधित है, ठीक है। तो किसने कहा? तो लॉर्ड मोरले ने कहा ये, और उन्होंने कहा कि देखो प्रधानमंत्री है सबसे समकक्ष, यानी मंत्री एक सारे के सारे मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन उसमें सबसे आगे होता है प्रधानमंत्री। किसने कहा? मोरले ने। ये उनके वक्तव्य था। मंत्रिमंडल इसे सभी सदस्य समान है, एक ही वाणी बोलते हैं। ऐसा अवसर विरले आता है जब अंतर आया हो। भातृ सिद्धांत के एक व्यक्ति एक मत के रूप में इनकी गणना होती है, तथा मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? कौन से वर्ष में हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1948 में। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थापित है? तो जोधपुर में स्थापित है। और इसकी ये पूछ ले कि खंडपीठ कहाँ स्थापित है? तो खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में स्थापित है, यानी इसके जो पीठ है वो कहाँ स्थापित है? जयपुर में। शुरुआत में स्थापना जयपुर में हुई थी 1949, 29 अगस्त 1949 को। फिर हमने क्या किया? 1958 में जयपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? जोधपुर स्थानांतरित कर दिया। वर्तमान में जोधपुर है। फिर हमने जयपुर में क्या किया? इसकी खंडपीठ 1977 में स्थापित कर दी। वर्तमान में जोधपुर में मुख्य पीठ और जयपुर में खंडपीठ संचालित हो रही है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया था। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 2023 का पूछा है, ध्यान रखना। निर्वाचन आयोग कौन, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो उस समय निर्वाचन आयुक्त थे मधुकर गुप्ता। अच्छा, मधुकर गुप्ता 2023 का पूछा है। वर्तमान में मधुकर गुप्ता ही है। सिर्फ निर्वाचन अधिकारी चेंज हुए हैं वर्तमान में, नवीन महाजन बने। और 2023 में तो निर्वाचन अधिकारी भी प्रवीण गुप्ता थे। अमर सिंह राठौर, ध्यान रखना, ये प्रथम निर्वाचन अधिकारी है। देखो अमर सिंह राठौर प्रथम निर्वाचन अधिकारी है, याद रखना है आपको, ठीक है। एनआर भसीन भी निर्वाचन अधिकारी, इंद्रजीत खन्ना, अशोक पांडे, राम लुभाया और प्रेम सिंह मेहरा, ये। और वर्तमान में मधुकर गुप्ता, ये क्या रह चुके हैं? ये है वर्तमान में ये तो, और बाकी रह चुके हैं निर्वाचन अधिकारी, आयुक्त। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 में के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने।
ठीक है। और अगर आपने मान लो कि ऑफलाइन से कहीं न कहीं आप जुड़े हुए हो और अगर आपने क्लास लिए तो बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है और हर क्लास में ये बताने का प्रयास किया है कि 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को पंडित नेहरू ने भाषण दिया था, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी नाम से दिया था और भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित मुलाकात इसको कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? सीधी सी बात है कि मैं भाषा संबंधी बात करूं तो भाषा का उल्लेख मिलेगा आपको अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। बस इतनी सी जानकारी तो इसका उत्तर आप दे सकते थे। ठीक है, देखो इसमें ऑप्शन तो सही कौन सा हो जाएगा? 343। वैसे 234 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 234 में है कि राज्य, मान लो कि जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं तो जिला न्यायाधीश होते हैं ना, जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात इसमें 234 में की गई है। ठीक है, और ये मान लो कि संचित और आकस्मिक निधि के संदर्भ में बात करता है। और 243 इसमें देखो पंचायती राज का भी उल्लेख है, इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख है और इसी में नगर शहरी सहकारी समितियों का उल्लेख है। तीनों बातों का उल्लेख डी में ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्ष के बारे में सही नहीं? गलत कथन चुनना आपको ध्यान रखना। केग यानी नियंत्रक मालिका को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, नियुक्त होते कोई दिक्कत नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर केग को हटाया जा सकता है, केग को हटाया जा सकता है, ध्यान रखना। यानी न्यायाधीशों के सामान्य प्रावधान होता है तो हटा सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। केग का वेतन भत्ते भारत की समेकित यानी संचित निधि से दिए जाते हैं, ये भी ठीक है। केग का कार्यकाल कितना होता है? केग का कार्यकाल होता है 5 नहीं 6 वर्ष या 65 वर्ष वाला मामला होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ए बी सी कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नीचे 2 कथन दिए गए उसमें से आपको बहुत अच्छा ये होता है लेवल का क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे, बिल्कुल थे। जैसे मान लो कि मैं बात करूं जोधपुर का शासक था, जूनागढ़ का शासक था, हैदराबाद का शासक था, संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहते थे। हैदराबाद तो अंतिम समय तक नहीं हुआ था, 216 सदस्य थे वहां के। तो कई शासक पूछा, सबका नहीं बोला, ध्यान रखना। ठीक है, तो बात सही है। शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत के कई टुकड़े छोटे देशों में बढ़ जाता है। मान लो कि कुछ राजा महाराजा ये चाहते थे, जैसे राजस्थान की बात करूं धौलपुर चाहता था, यानी कि मैं बात करूं जोधपुर चाहता था, इधर कई राज्य जम्मू कश्मीर भी चाहता था कि हम अलग देश में बटे, कि भारत के कई टुकड़े होंगे और हमें भी एक देश का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। दोनों बातें सही है। देखो इसमें कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन 2 सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अपने स्तर पे अगर बात करें तो आंशिक रूप से भी सही है लेकिन सही है, सारी रूप से नहीं, आंशिक रूप से। तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी सीटी 2024 ग्रेजुएशन में जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे 20 पॉलिटी के, ये उनका संदर्भित विश्लेषण था। आप मस्त तरीके से तैयारी करें, अगले पेपर के और क्वेश्चन बहुत जल्द आपके लिए लाने वाले। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।